दोस्तों, ईरान वो देश है जो अपने ऑयल रिजर्व्स के मामले में मिडल ईस्ट में सऊदी के बाद सबसे बड़ा देश है। इसके साथ साथ ईरान की पॉपुलेशन भी बहुत यंग है और 84% लिटरेसी रेट के साथ साथ वहाँ के सिटीजन्स भी काफी एजुकेटेड माने जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ईरान की जीडीपी इस वक्त $350 बिलियन पर है, जो इंडोनेशिया से लगभग 2.5 गुना छोटी है। जबकि सभी फैक्टर्स यही दर्शाते हैं कि अभी तक ईरान को 5 से 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ एक सुपर पावर होना चाहिए था। आखिर किसने ईरान को सुपर पावर बनने से रोका हुआ है और इसे कैसे बदला जा सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि ईरान के पास बहुत पोटेंशियल है। दुनिया के 5% एक्सट्रैक्टेबल मेटल्स आज ईरान में है। रूस के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व्स भी ईरान में है और ईरान के पास यूएई और कतर को मिलाकर भी ज्यादा ऑयल है। किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए 3 कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जो कि है लैंड, लेबर और कैपिटल, और ईरान के पास तीनों ही हमेशा से रहे हैं। लेकिन ईरान की प्रॉब्लम यह है कि वो लोग अपनी इकोनॉमी को एफिशिएंटली रन नहीं करना चाहते। ईरान की इकोनॉमिक हिस्ट्री को लोग 1979 से ट्रेस करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये वक्त था जब ईरान में एक क्रांति आई थी और अयातुल्लाह खुमैनी का राज आ गया था, जिन्होंने ईरान को लिबरल देश से एक इस्लामिक देश में बदल दिया था। इसके बाद 1980 से 1988 के बीच में ईरान इराक वॉर चलती रही, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस कम हो गए। लेकिन उसके बाद वो ग्रो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ईरान की प्रॉब्लम समझने के लिए आपको बोनियाड्स को समझना होगा। दोस्तों, बोनियाड्स वो ग्रुप्स हैं जिन्हें सरकारी फंडिंग मिलती है और इन्हें ना ही कोई टैक्स देना होता है और ना ही कोई रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है। ये बोनियाड्स पूरे ईरान में काफी सारे बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं और उनके जीडीपी के 20% हिस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ ही ये बोनियाड्स ईरान की 10% जॉब्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए वो जनता के बीच भी काफी पॉपुलर हैं। लेकिन परेशानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये बोनियाड्स डायरेक्टली अयातुल्लाह खुमैनी को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए इनके पास अनकंट्रोल्ड पावर है। इन बोनियाड्स के ज्यादातर बिजनेसेस लॉसेस पर चलते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी फंडिंग मिलती रहती है और क्योंकि उन्हें किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए यहाँ करप्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बोनियाड्स पर रिश्वत लेकर किसी को भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ इनका काम बाकी बिजनेसेस को कंट्रोल रखने का भी है। अगर कोई भी बिजनेस ओनर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो ये बोनियाड्स उसकी फील्ड में घुसकर उसके पूरे एम्पायर को तबाह कर सकते हैं। क्योंकि बोनियाड्स को कोई टैक्सेस नहीं देने, इसलिए उनके प्रोडक्ट्स की प्राइस हमेशा ही अपने कंपटीशन से कम रहेगी, जिस वजह से वो किसी भी कंपनी को तबाह करने में पूरी तरह सक्षम है। इन बोनियाड्स में ज्यादातर जो लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत अमीर हो चुके हैं और ज्यादातर की फैमिलीज पहले से ही विदेश में हैं। इसलिए ईरान में फॉरेन फंडिंग लाकर नए बिजनेसेस को डेवलप करने से इन बोनियाड्स की पावर ही कम होगी, इसलिए वो वहां के मार्केट्स में नए प्लेयर्स को नहीं घुसने देते। दूसरी बड़ी वजह जो ईरान को ग्रो करने से रोकती है वो है सैंक्शंस। यूक्रेन वॉर के पहले ईरान पर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए थे और वो आज भी नॉर्थ कोरिया से ज्यादा सैंक्शंस फेस करते हैं। इसके पीछे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स से लेकर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बहुत बड़े कारण है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस लगते ही रहते हैं, इसलिए कोई भी फॉरेन बिजनेस ईरान में ऑपरेट करने का रिस्क नहीं लेना चाहता और सैंक्शंस की वजह से जो लोग खुलकर दुनिया भर से ट्रेड नहीं कर पाते हैं। अगर ईरान को डेवलप होना है तो उसे अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाना होगा। इस समय ईरान के 69% एक्सपोर्ट्स फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है और इसके अलावा वो कई सारे फ्रूट्स, नट्स और कारपेट्स भी एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उन्हें सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चर गुड्स, टेक्सटाइल्स, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी फील्ड में अपने एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने की जरूरत है। इस तरह की इंडस्ट्री को बनाने के लिए उन्हें फॉरेन फंडिंग और एक्सपर्टीज देने की ही जरूरत है और सैंक्शंस की वजह से इन्हें एक्वायर करने में ईरान को काफी मुश्किलें आती हैं। जहां आज सऊदी अरब जैसा देश भी तेल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में बड़े निवेश कर रहा है, वहीं ईरान के लिए तो एक काम और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ईरान अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करे, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी थोड़ा ठंडा हो जाए और औरतों को लेकर अपने लॉज में कुछ बदलाव कर दे, तो वो इनमें से कई सैंक्शन से बाहर आ सकता है। लेकिन ईरान के पॉलिसी मेकर्स को इससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पहले से ही बोनियाड्स के जरिए अमीर हो रहे हैं, इसलिए इन सब चीजों पर भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और यही छोटी सी इलाइट उनकी आम जनता के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। ईरान में वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन का भी मसला है दोस्तों, जहां ईरान में औरतों और मर्दों के लिटरेसी रेट में कोई फर्क नहीं है और ज्यादातर के पास कॉलेज डिग्रीज भी हैं, लेकिन फिर भी ईरान की कंजर्वेटिव सोसाइटी में बहुत कम औरतों को ही काम करने की इजाजत मिलती है, इसलिए वर्कफोर्स में उनका फीमेल पार्टिसिपेशन काफी कम है।
लेकिन इस सबसे ज्यादा जरूरी ईरान के लिए ये है कि वो यूएस और वेस्ट के साथ अपने रिश्तों को सुधारना शुरू करे। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि फिर चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वर्ल्ड बैंक और IMF, इन सभी इंस्टीट्यूशंस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर वेस्ट रहा है। और अगर ईरान को प्रोग्रेस करनी है तो उसे ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनना होगा। अगर हम ईरान की ही तरह चीन का एग्जाम्पल देखें तो 1980 के दशक तक उसे भी वेस्ट का दुश्मन समझा जाता था। उनकी इकोनॉमी बहुत ही क्लोज थी, लेकिन फिर जब चीन ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का फैसला किया तो देखते ही देखते वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया। कई बार ईरान और यूएस के बीच में बातचीत हो चुकी है और समय समय पर कई सारे सैंक्शंस लिफ्ट भी कर दिए जाते हैं, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उनके टेररिस्ट को दिए जाने वाले सपोर्ट के कारण हमेशा ही बात बिगड़ जाती है और उन पर नए सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। अगर दोस्तों ईरान सचमुच में प्रोग्रेस करना चाहता है तो उसके लिए रास्ता बहुत मुश्किल नहीं है। उन्हें सिर्फ उन चीजों पर वेस्ट के साथ नेगोशिएट करना है जहां पर मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स है। ईरान का पोटेंशियल आप उस यूक्रेन वॉर में भी देख सकते हैं, जहां ईरान अब रूस को न सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बल्कि उन्हें ड्रोन्स भी सप्लाई कर रहा है। जी हां, ईरान ने पिछले कुछ दशकों में अपने बल पर बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन ये प्रोग्रेस उनके फाइनेंशियल नंबर्स में तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगी जब तक वो एक नॉर्मल कंट्री की तरह इस ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बन जाते। ईरान की लीडरशिप के कुछ ऐसे फैसले भी हैं दोस्तों जिन्होंने उन्हें कई तरीकों से बांधा हुआ है। जैसे कि अगर यूक्रेन वॉर की बात की जाए तो ईरान ने न्यूट्रल रहने की बजाय रूस को सपोर्ट कर दिया। इसके बाद अब वो चीन के भी करीब आने लगे हैं। चीन ने हाल ही में ईरान और सऊदी अरब के बीच में बातचीत भी शुरू करवाई है और उसके बाद से दोनों देश कुछ एग्रीमेंट्स पर भी पहुंच गए हैं। जैसे कि ईरान ने अब यमन की सिविल वॉर में हूतीज को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। यह भी मुमकिन है कि आने वाले समय में अगर इजराइल जैसे देशों से भी उनके रिश्ते सुधरने लगे तो वो पैलेस्टाइन में भी टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद कर दे। और इसी के साथ साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इरानियन रेवोल्यूशन से पहले इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान के दोस्त थे और आज जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ये लोग इतना खफा हैं उसे शुरू करने में इन्हीं दो देशों ने ईरान की मदद भी की थी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ईरान ने इस बीच कुछ नहीं किया है। भारत और ईरान ने साथ में मिलकर ईरान में छबार पोर्ट डेवलप किया है और साथ ही में अब रूस और ईरान के बीच में एक रेलवे लाइन भी बिछाई जा रही है। इसके बाद से ईरान, रूस और भारत के बीच में ट्रेड काफी आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ चीन इस वक्त दुनिया की नंबर 1 ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री है और अब ये मुमकिन है कि ईरान चीन को भी तेल बेचने लगे, जो कि उनके एक्सपोर्ट्स में को काफी बढ़ावा देगा। लेकिन ईरान को इस वक्त अपने दोस्त भी बहुत ध्यान से चुनने होंगे। उन्हें डिसीजन जल्दी लेना होगा कि आने वाले 20 सालों में क्या वो चीन के साथ दिखना चाहते हैं या फिर वेस्ट के साथ। क्या चीन के साथ रहने से अगर उनको कुछ फायदा होगा तो तब भी क्या वो उसे लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाएंगे। चाहे हमने पिछले कुछ सालों में दोस्तों काफी बदलाव देखे हैं, लेकिन हम ये बात जरूर जानते हैं कि बिना डेमोक्रेसी के और फ्रीडम के चीन भी बहुत समय तक नहीं टिक पाएगा और उसका भी वही हाल होगा जो कभी सोवियत यूनियन का हुआ था। ऐसे में अगर अभी से एक प्रो वेस्टर्न या न्यूट्रल स्टैंड ले ले तो वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मतलब ये भी है कि लोग शायद वहां खुमैनी के रूल के खिलाफ ही बगावत कर दें और अपने राइट्स मांगने लगे, जो अभी हिजाब प्रोटेस्ट के दौरान हमने देखा था। क्या ईरान की लीडरशिप इसके लिए तैयार है? आपको क्या लगता है ईरान को आगे क्या करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।